भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की आज रांची में 2 संगठनात्मक बैठक, बोकारो में निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। रामगढ़ में जगह जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी। झामुमो विधायक दल की हुई बैठक, सीएम से मिले कांग्रेस के भूपेश बघेल और अजय शर्मा। समीकरण पर सभी की नजर। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण के मुद्दे पर राजनीति में गर्माहट। चंपाई सोरेन ने विरोध में बड़े आंदोलन का किया ऐलान, कहा किसानों को उजाड़ने की हो रही कोशिश। और भारत ने जीता अंडर 18 एशिया कप हॉकी। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने लगाई हैट्रिक। सैफ महिला फुटबॉल का खिताब भारत के नाम, बधाइयों का तांता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं और सुधार यात्रा पर बल दिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों ने अस्थिर वैश्विक माहौल में आर्थिक गति को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में भारत की मजबूती को बढ़ाने के लिए कई विचारों, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग और नीतिगत उपायों पर भी चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विकास दर को बनाए रखना था। इस बैठक में लोगों के जीवन को आसान बनाने और कारोबार करने में सहूलियत बढ़ाने से जुड़े सुधारों पर भी चर्चा हुई। विचार विमर्श का केंद्र शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना और निवेश तथा उद्यमिता के लिए बेहतर माहौल तैयार करना रहा। सदस्यों ने वेस्ट एशिया में चल रहे टकराव का भारत और दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में भी अपनी राय दी। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जियोपॉलिटिकल तनाव, व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं और असमान ग्रोथ ट्रेंड से जूझ रही है। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, उस पर नजर डालते हैं। वैश्विक मंदी और तनाव के बीच भारत की 7.7% की रफ्तार को बरकरार रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों पर गहन मंथन हुआ। लाल सागर और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत के व्यापार, एमएसएमईज और कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ने वाले असर का बारीकी से आकलन किया गया। आम आदमी के जीवन को आसान बनाने और व्यापारिक बाधाओं को खत्म करने के लिए नियमों को और अधिक सरल बनाने पर सहमति बनी। विदेशी झटकों से बेअसर रहने के लिए देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और घरेलू उपभोग को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हैं, जो आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर स्वतंत्र सुझाव देते हैं तथा सरकार को दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं और उभरते आर्थिक रुझानों पर सलाह प्रदान करते हैं। इस बैठक का सबसे बड़ा आर्थिक संदेश ये है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर चल रहा है। वित्त वर्ष 2026 में 7.7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करके भारत ने अपनी आंतरिक मजबूती साबित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड प्रवास के क्रम में आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में 2 संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की बैठक के बाद वे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इधर एक निजी कार्यक्रम में सिलसिले में नितिन नवीन आज बोकारो पहुंचे। इस दौरान वे एक रिश्तेदार के घर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। मौके पर सांसद दुल्लू महतो और बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची से बोकारो जाने के क्रम में रामगढ़ में कई स्थानों पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नितिन नवीन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जिले के 4 स्थलों पर उनका अलग अलग तरीकों से स्वागत हुआ। इस दौरान जमकर पुष्प वर्षा हुई। सांसद मनीष जायसवाल और विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड प्रवास से नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत दिनों के बाद रामगढ़ की धरती पर उपस्थित हुए हैं और उनका एक निजी कार्यक्रम है जिसके तहत वो बोकारो जा रहे हैं। वापस भी लौट किसी रास्ते से अभी 2 घंटे के बाद में लौटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन से पूरे झारखंड के भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उनके आने से संगठन में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने झारखंड के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने रांची में कल प्रबुद्ध नागरिक संवाद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों और परिवर्तनकारी पहलों की चर्चा की। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई सांगठनिक बैठकें की और प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके पूर्व उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल्पतरु वृक्ष भी लगाए। अपने संबोधन में उन्होंने रांची को जन्मभूमि बताया और कहा कि झारखंड को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। कि झारखंड राज्य की कल्पना और इसकी स्थापना कालखंड से ही एक ध्येय था कि इस राज्य के विकास को एक नया आयाम देना है और माननीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब झारखंड राज्य को स्थापना की तो कहीं ना कहीं हम सब चाहते थे कि झारखंड विकास के पैमाने पे झारखंड अपनी विरासत को और झारखंड अपनी संस्कृति को निश्चित रूप से उसी प्रकार से आगे बढ़ाए जैसे इस राज्य की मिट्टी में इस राज्य के जंगल और जल दोनों में जो इसका स्वभाव है उस स्वभाव से झारखंड का विकास हो। रांची मेरी जन्मस्थली है। मैं निश्चित रूप से झारखंड के विकास के प्रति मैं खुद भी संकल्पित हूं और मैं आने वाले समय में ये भी सुनिश्चित करूंगा कि हमारी सरकार झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के लोगों के जीवन में उत्थान के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़े। कार्यक्रम के दौरान नितिन नबीन ने कई प्रबुद्धजनों के प्रश्नों का कुशलतापूर्वक जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन की परिभाषा हमारे लिए शब्द नहीं, इसे प्रधानमंत्री ने जमीन पर उतार कर दिखाया है। नितिन नबीन ने कहा कि विकसित भारत बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है जो सभी के सहयोग से ही पूरा होगा। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना की जब हम बात करते हैं तो पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अगर हम देखते हैं तो मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव आना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे तो कई बार उन अच्छे दिनों को लोग सवाल के दायरे में लाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हम बेबाकी से इस बात को कह सकते हैं कि हमने निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का जो संकल्प लिया था उस संकल्प को निश्चित रूप से हमारी सरकार ने पूरा किया है। कार्यक्रम में शामिल राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें कुल 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और दोनों सदनों को मिलाकर 353 सदस्य हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की भी सराहना की। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य, भारत के दोनों सदन मिला के 353 सदस्य, 1811 एमएलए के साथ ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कि नरेंद्र भाई मोदी के जैसा एक प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। पिछले 12 वर्षों का कार्यकाल आप देख लीजिए, जिस तरीके से भारत ने होलिस्टिक डेवलपमेंट किया है, चतुर्मुखी विकास जिस तरह से भारत का हुआ है वो अकल्पनीय है। प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम में विभिन्न इकाइयों से जुड़े प्रबुद्धजन शामिल हुए। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार समेत विभिन्न जगत से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष राम बांगड़
और सरला बिरला विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुबीर कुमार ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। विकसित झारखंड को कैसे हम लोग एक सपना के रूप में बनाएं, कैसे हम लोग इस जो आदिवासी बहुल इलाके में यहाँ की जो युवा हैं उनको एक झारखंड संभावनाओं के प्रदेश के रूप में जाना जाए, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तब्दील हो, ये हम लोग इस बात की आशा करते हैं। संभावनाएं बहुत हैं जिसको आज तक विकसित नहीं हुआ, और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 विकसित भारत का लक्ष्य रखा है तो जब तक झारखंड विकसित नहीं होगा तब तक वो लक्ष्य अधूरा रहेगा। इसका कारण ये है कि हमारे पास संसाधन सारे हैं, मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, उद्योग, जितने जंगल हमारे पास हैं, और हमारे जंगल भी अपने प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हैं। ज़रूरत है उनको चिन्हित करने की, ज़रूरत है उनका उपयोग करने की। साथ हमारे पास टूरिज्म का इतना बड़ा भंडार है जो कि आज तक उसको विकास नहीं किया गया। हमारे पास मानव संसाधन, स्किल्ड और यंग मानव संसाधन। और जो विकसित भारत का ऑब्जेक्टिव्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी के लाइन में आगे जो भी फर्दर डेवलपमेंट और जो हम शिक्षकों को अपने तरफ से करना चाहिए उस पर भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया, और इन फ्यूचर हम लोग उसके ऊपर कार्यान्वित करने के लिए तैयार हैं, और 2047 से पहले ही इसको इम्प्लीमेंट अच्छे ढंग से कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाला राज्यसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है। झामुमो और कांग्रेस ने जहां औपचारिक रूप से पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, वहीं भाजपा ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। परिमल नाथवानी समेत कुछ अन्य दिग्गजों ने के इसमें एंट्री से सत्ता समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। इधर रांची में कल झामुमो विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान राज्यसभा चुनाव पर मंथन हुआ और जीत की रणनीति बनी। कल नामांकन का आखिरी दिन है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भूपेश बघेल और अजय शर्मा को पर्यवेक्षक बनाया है, जो झारखंड में कैंप किए हुए हैं। उन्होंने कल रांची में मुख्यमंत्री सह झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण को लेकर जहां एक और कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच काम शुरू हो चुका है, वहीं इस विषय पर राजनीति के मंच पर गर्माहट दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने उपजाऊ भूमि पर रिम्स 2 निर्माण के विरोध में बड़े आंदोलन की घोषणा की है। वीर सिद्धू का चांदर फूलो जानो एसपीटी एक बनाया, अब उसी शेड्यूल एरिया में ना एक सीएनटी काम कर रहा है ना एसपीटी काम कर रहा है। इतना बलिदान देने के बाद फिर से उस इतिहास को दोहरा के इस नागरी का आदिवासी जमीन, मूलवासी का जमीन हम लोग बचाएंगे, यही आज का संदेश है। कल से पूरा इलाका, हर गांव जो इस जमीन को बचाने का जो सोच है, नगरी का परिवार जो 2 दिन से उन लोग का खाना नहीं बन रहा है, सो नहीं रहा है कि कल हम लोग भिखारी हो जाएंगे, भीख मांगेंगे, उसको बचाने के लिए नगरी ग्राम पहुंचेगा, एक विशाल जन आंदोलन होगा। भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान विकास में वंचितों को प्राथमिकता मिली है, जिससे हर वर्ग का उत्थान हुआ है। सदियों तक उपेक्षा, अभाव और संघर्ष की धूल में दबे रहे वर्गों को अब सशक्तिकरण की नई ऊर्जा देने की कोशिश हो रही है। जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले जनजातीय समुदाय हों या सामाजिक भेदभाव का दर्द झेलते अनुसूचित जाति के परिवार,
गरीबी से जूझते करोड़ों लोग हों या सपनों को सीमाओं में कैद करने को मजबूर महिलाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं का केंद्र अब वही लोग हैं जो लंबे समय तक विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गए थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अब केवल एक नारा नहीं बल्कि 2026 के भारत की जमीनी हकीकत बन चुका है। वंचितों का सशक्तिकरण और पिछड़े क्षेत्रों का कायाकल्प आज की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनजातियों से लेकर महिलाओं तक और आकांक्षी जिलों से लेकर सीमावर्ती गांवों तक विकास की किरण हर घर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन में आज सम्मान और आत्मविश्वास की नई शुरुआत दिखाई दे रही है। 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आज करोड़ों गरीब परिवार के सपनों को पक्की छत में बदल चुकी है। एक घर ने महिलाओं को सिर्फ आश्रय नहीं दिया बल्कि सुरक्षा, सम्मान और परिवारों में निर्णय लेने की ताकत भी दी है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रसोई के धुएं से जूझती करोड़ों महिलाओं को राहत दी है। 2016 से अब तक 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। अब रसोई में धुएं की जलन नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की नई रोशनी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज भारतीय महिलाएं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सचमुच सितारों तक पहुंच रही हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में भारतीय महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट भारत में हैं। इस बदलाव को संवैधानिक आधार देते हुए नारी शक्ति वंदन महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का ऐतिहासिक पहल बन चुका है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधायी, सामाजिक और विकासात्मक निर्णय लिए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जीवन को नई दिशा दी है। मुस्लिम महिला विवाह संबंधी अधिकारों का संरक्षण कानून 2019 के तहत तत्काल 3 तलाक यानी तलाके बिद्दत को अमान्य और अवैध घोषित किया गया। प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना के माध्यम से मुस्लिम कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को निखारने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। वहीं जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी 25% या उससे अधिक है, वहां स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास किया गया है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक न्याय, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी विकास को नई गति दी है। सरकार ने पीएम जनमन जैसी ऐतिहासिक पहल के जरिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 24,104 करोड़ के बजट के साथ आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का अभियान शुरू किया। वहीं पीएम अजय योजना के माध्यम से एससी बहुल गाँव में कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर गरीबी कम करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए। शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 9वीं और 10वीं छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया, ताकि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने। एससी और एसटी उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना के तहत लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने पर 25% तक की सब्सिडी दी जा रही है। दूर दराज के आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का तेजी से विस्तार किया गया है। इन सभी पहलों का उद्देश्य एससी और एसटी समुदायों को सम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता के साथ देश की मुख्य धारा में मजबूत भागीदारी दिलाना है। आजादी के दशकों बाद भी देश के कई जिले और सीमावर्ती गांव विकास की मुख्य धारा से दूर रह गए थे। इसी अंतर को मिटाने के लिए सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए विकास की नई सोच को जमीन पर उतारा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस करते हुए देश के 329 जिलों के 500 ब्लॉकों में जीवन स्तर सुधारने की कोशिश तेज हुई है। वहीं सीमाओं से सटे गांवों को सशक्त बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत 6,839 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। इस पहल के जरिए 1954 सीमावर्ती गाँव में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, विकास सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे बल्कि देश के आखिरी गांव और आखिरी व्यक्ति तक उसकी रोशनी पहुंचे। आज का भारत सिर्फ विकास की नई इबारत नहीं लिख रहा बल्कि उन लोगों को भी आगे ला रहा है जो कभी हाशिए पर खड़े थे। नारी शक्ति, जनजातीय समाज, गरीब परिवार अब केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं बल्कि नए भारत की विकास यात्रा के सबसे मजबूत भागीदार बन चुके हैं और यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का वास्तविक स्वरूप। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस अब उसके नेटवर्क का पता लगा रही है।
किया गया तो निहाल कुमार गुप्ता उसने अपना नाम बताया। वो आदित्यपुर का रहने वाला है, पास के क्षेत्र का, और यहाँ पर वो कुछ दोस्तों के साथ में अपना जो भी है शौकिया तौर पर एक दिखावे के रूप में या हथियार के साथ में, और कुछ संदिग्ध वो पाया गया जिससे ये बिल्कुल एकदम इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिससे ये माना जा सकता है कि वो कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही हमारी टीम द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसे पकड़ लिया गया और उसके पास से 2 चीज़ें प्राप्त, एक तो देसी पिस्टल और एक जिंदा गोली भी उसके पास से प्राप्त हुई। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पीपराडीह के पास 2 कार और एक बाइक के बीच टक्कर में यह हादसा हुआ। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर कुछ देर सड़क जाम कर दिया। हालांकि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद जाम हटा लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी की ऊंची कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। भारत में अभी भी कम कीमत पर ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। इधर तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 29 रुपए की वृद्धि की है। देश में रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में वृद्धि के चलते सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते 3 महीनों में ये दूसरी बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर अब 942 रुपए हो जाएगी, जबकि सिलेंडर की आपूर्ति की असली लागत अब 1600 से लेकर 1700 रुपए हो गई है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों में वृद्धि होने के बाद 7 मार्च को 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद आज दूसरी बार वृद्धि की गई है। हालांकि सरकार अब भी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को नियंत्रित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा रहा है। इसलिए इस वृद्धि के बावजूद भारत में रसोई गैस की कीमत पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की कीमतों से भी बहुत कम है। बात करेंगे खेल जगत की। भारत ने जापान में आयोजित अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। एक रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इस जीत के हीरो झारखंड के आशीष तानीपूर्ति रहे, जिन्होंने हैट्रिक गोल किए। आशीष पूर्ति की शानदार हैट्रिक की बदौलत भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पूर्ति ने दूसरे 28वें और 34वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। आशीष पूर्ति को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 गोल कर शीर्ष स्कोरर का खिताब भी हासिल किया। भारतीय हॉकी ने स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 1.5 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके साथ ही महिला अंडर 18 टीम के कांस्य पदक जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई। इधर भारतीय बेटियों ने भी फुटबॉल के मैदान में परचम लहराया है। भारत ने गोवा में आयोजित सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 3-1 से पराजित किया। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ट्रॉफी जीती। 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम को बधाई देते हुए इसे भारतीय फुटबॉल के लिए गर्व का क्षण बताया। साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री ने अपनी पोस्ट के साथ भारतीय महिला फुटबॉल टीम की ट्रॉफी के साथ जश्न का वीडियो भी साझा किया।
बात कर लेते हैं मौसम की। राज्य के कई हिस्सों में जहां एक और बारिश की फुहारों ने पारा को थाम रखा है, वहीं कुछ क्षेत्रों में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अब से कुछ घंटों के दौरान देवघर, दुमका और गिरिडीह में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इधर राज्य के अन्य हिस्सों में भी 12 जून तक बारिश के आसार हैं। तापमान में आने वाले दिनों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। देश के दक्षिण पश्चिम मानसून में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी यह दस्तक दे चुका है। आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पहुंचने की संभावना है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों और महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के और हिस्सों में पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और केरल, माहे में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। कई राज्यों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में लू असर बना हुआ है और अरब सागर में भी तेज हवाओं के चलते मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की आज रांची में 2 संगठनात्मक बैठक। बोकारो में निजी कार्यक्रमों में हुए शामिल। रामगढ़ में जगह जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी। झामुमो विधायक दल की हुई बैठक। सीएम से मिले कांग्रेस के भूपेश बघेल और अजय शर्मा। समीकरण पर भी सभी की नजर। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण के मुद्दे पर राजनीति में गर्माहट। चंपई सोरेन ने विरोध में बड़े आंदोलन का किया ऐलान। कहा, किसानों को उजाड़ने की हो रही कोशिश। और भारत ने जीता अंडर-18 एशिया कप हॉकी। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने लगाई हैट्रिक। सैफ महिला फुटबॉल का खिताब भारत के नाम। बधाइयों का तांता।